गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने अधिनायकवाद के बारे में आप लोगों को बताया था। उसी क्रम में आज हम शुरू करेंगे राजनीतिक दलों के बारे में। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सबसे आवश्यक राजनीतिक दल होते हैं। बिना राजनीतिक दलों के कोई भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ठीक ढंग से संचालित नहीं हो सकती। या हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का एक अनिवार्य तत्व के रूप में हमें राजनीतिक दल दिखाई देते हैं। तो आज के वीडियो में हम राजनीतिक दलों की अर्थ, परिभाषा, उसके आवश्यक तत्व व निर्माण के आधार के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को मैं 2 या 3 वीडियो में पूरा कर पाऊंगी, तो आप हर वीडियो को ध्यान से सुने और पढ़ें। तो लोकतांत्रिक व सर्वाधिकारवादी दोनों ही राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल हमें दिखाई पड़ते हैं। साधारण अर्थ में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल नागरिकों का एक ऐसा राजनीतिक संगठन होता है जिसमें विचारधारा की एकता पाई जाती है। इसका उद्देश्य शासन सत्ता पर अधिकार प्राप्त करके अपनी विचारधारा के अनुसार शासन कार्य करना होता है। अब हम राजनीतिक दल की अगर परिभाषा देखें तो मुझे राजनीतिक दल की जो परिभाषा है वो गिलक्राइस्ट की सबसे अच्छी लगती है। तो गिलक्राइस्ट कहते हैं एक राजनीतिक दल की परिभाषा हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि यह नागरिकों के उस संगठित समूह को कहते हैं जो राजनीतिक रूप से एक विचार के हों और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करके शासन पर नियंत्रण करना चाहते हैं। लिकॉक कहते हैं राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय नागरिकों के उस न्यूनाधिक संगठित समूह से है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। सार्वजनिक प्रश्नों पर उनके विचार समान होते हैं और वे एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए मतदान की शक्ति का प्रयोग करके सरकार पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको जो परिभाषाएं 2 बताई है उनसे तात्पर्य या अर्थ ये निकलता है कि कोई भी राजनीतिक दल जो होता है उसका उद्देश्य होता है शासन सत्ता को प्राप्त करके और शासन का संचालन करना। अब हम बात करेंगे राजनीतिक दलों के जो आवश्यक लक्षण कौन से हैं या उसके आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो सबसे पहला जो तत्व है वह है दल के सदस्यों का संगठन। कोई भी राजनीतिक दल हो उसके निर्माण की पहली शर्त होती है कि दल के सदस्य संगठित होने चाहिए। जब तक सार्वजनिक प्रश्नों के विषय में एक सा मत रखने वाले नागरिक संगठित नहीं होंगे तब तक उनको राजनीतिक दल की हम संज्ञा नहीं दे सकते हैं। बिना संगठन के उन लोगों में कोई अनुशासन भी नहीं होगा और वो किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो राजनीतिक दल की पहली आवश्यक शर्त यह है कि वह संगठित हो। दूसरा है दल के सदस्य अपने जो कार्यक्रम होता है उसके प्रति वह एकमत होने चाहिए। कोई भी निश्चित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक कार्यक्रम हो या उस कार्यक्रम के विषय में उस दल के सदस्यों में एकमतता होनी चाहिए। यदि किसी दल के सदस्यों में मुख्य सिद्धांतों या कार्यक्रम के विषय में मतभेद होगा तो वे एक दूसरे का विरोध करेंगे और न उनमें एकता होगी न वे परस्पर सहयोग ही कर पाएंगे। अतः राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक है कि एक राजनीतिक दल के सदस्यों में मोटे तौर पर विचारों और सिद्धांतों की एकता होनी चाहिए। तीसरा जो मुख्य तत्व है वह है दल के सदस्य शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक साधनों द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में विश्वास रखते हों। उसके सदस्य अनुचित, अवैध व हिंसात्मक साधनों में विश्वास नहीं रखते हों। अपने कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए वे पूर्ण संवैधानिक तरीकों का प्रयोग करने के लिए प्रस्तुत हो। कोई भी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए वे पूर्णतः संवैधानिक तरीकों का अपनाएं। कोई भी निश्चित जो बहुमत से हुआ हो उसका आदर करें। गुप्त षड्यंत्र,
धोखाधड़ी, मारकाट, क्रांति जैसे अलोकतांत्रिक तरीकों का प्रयोग करने वाले राजनीतिक दल का निर्माण नहीं हो सकता। चौथा जो आवश्यक तत्व है वह है शासन पर नियंत्रण करने की इच्छा। राजनीतिक दल के निर्माण में जो चौथी आवश्यकता है वह है दल निर्वाचनों में मतदाताओं का बहुमत प्राप्त करके देश में अपनी सरकार बनाने और इस प्रकार शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखता है। शासन से बाहर रहकर कोई भी दल अपने सिद्धांतों और कार्यक्रमों को देश की जनता पर लागू नहीं कर पाता है। पांचवा जो आवश्यक तत्व है वह है राष्ट्रीय हितों की वृद्धि के लिए प्रयत्नशील। राजनीतिक दल के निर्माण की अंतिम आवश्यकता यह है कि उसका उद्देश्य किसी विशेष व्यक्ति, वंश, जाति या धर्म के लोगों के हितों की वृद्धि न होकर संपूर्ण राष्ट्र की भलाई करना हो। यदि किसी दल का ध्येय संकुचित व्यक्तिगत हित या कुछ मुट्ठी भर लोगों का हित साधन हो तो उस दल को राजनीतिक दल की संख्या नहीं दे सकते। उसे हम गुट कहकर पुकार सकते हैं। राजनीतिक दल गुटबंदी नहीं है। अब हम बात करेंगे कि राजनीतिक दलों की उत्पत्ति या निर्माण का क्या आधार है। राजनीतिक दलों के निर्माण के कई आधार हो सकते हैं। हर दल का निर्माण का कोई एक अलग कारण होता है। कुछ लोग पुरातनपंथी होते हैं, कुछ प्रगतिशील होते हैं। मनुष्य के स्वभाव और विचारों में मतभेद होने के कारण दलों की उत्पत्ति होती है। फिर भी राजनीतिक दलों की उत्पत्ति रचना कुछ विशेष आधारों को लेकर ही होती है, जो इस प्रकार हैं। पहला है राजनीतिक प्रश्न। साधारणतया राजनीतिक दल राजनीतिक प्रश्नों को सामने रखकर बनाए जाते हैं। प्रत्येक देश के सम्मुख अनेक राजनीतिक समस्याएं होती है। इन समस्याओं के विषय में लोगों के दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं। कुछ लोग एक प्रकार की विदेश नीति चाहते हैं तो कुछ लोग दूसरे प्रकार की विदेश नीति के पक्ष में होते हैं। कुछ लोग देश में एक प्रकार की शासन व्यवस्था चाहते हैं तो कुछ दूसरे प्रकार की शासन व्यवस्था को पसंद करते हैं। कुछ वर्तमान नीतियों और परिपाटियों को कायम रखना चाहते हैं तो कुछ उनमें परिवर्तन करके नई नीतियों का अनुसरण करना चाहते हैं। तो भिन्न भिन्न समस्याओं पर भिन्न भिन्न विचारधारा होने के कारण अनेक प्रकार के राजनीतिक दलों का निर्माण होता है। दूसरा है आर्थिक प्रश्न। आर्थिक प्रश्नों को लेकर भी राजनीतिक दल बनाए जाते हैं, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है, सोशलिस्ट पार्टी है, लेबर पार्टी है या स्वतंत्र पार्टी। कुछ लोग देश में एक प्रकार की अर्थव्यवस्था चाहते हैं, कुछ दूसरे प्रकार की। कुछ लोग व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध करते हैं तो कुछ इसे समाप्त करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं। कुछ उसके पक्ष में होते हैं। कुछ उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं तो कुछ निजी क्षेत्र में व्यक्तियों के पास ही रहना देना चाहते हैं। तो राजनीतिक दल के पास उसके अलग अलग आर्थिक कार्यक्रम होते हैं जिनको वह जनता के सम्मुख उपस्थित करते हैं और उसके आधार पर वे चुनाव लड़ते हैं। तो एक इसके निर्माण का आधार होता है आर्थिक प्रश्न। इसके अलावा एक निर्माण का आधार होता है सामाजिक प्रश्न। कुछ राजनीतिक दल सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए भी बनाए जाते हैं। हर देश में कुछ सामाजिक प्रश्न होते हैं। कोई राजनीतिक दल किसी एक सामाजिक कुरीति को समाप्त करना चाहता है तो कोई दूसरे सामाजिक अन्याय का विरोध करते हैं। तो इस प्रकार से दलों का निर्माण सामाजिक प्रश्न को लेकर भी होता है। अगला जो आधार है वह है धार्मिक आधार। कुछ देशों में धर्म व संस्कृति को आधार बनाकर राजनीतिक दल बनाए जाते हैं। हम भारत के का ही उदाहरण ले लेते हैं। भारत में जैसे मुस्लिम लीग है, हिंदू महासभा है, अकाली दल है। ये सारे दल धार्मिक आधार पर गठित किए गए हैं। ऐसे दल देश की जनता के व्यापक हितों में वृद्धि नहीं कर सकते। इससे लोगों को लाभ नहीं होता बल्कि हानि की संभावना अधिक रहती है। तो धर्म के आधार पर बने दल देश के वातावरण को दूषित करते हैं, खराब करते हैं। और जैसा कि हम अपने देश में ही देखते हैं कि धर्म के आधार पर समय समय पर वातावरण खराब होता है। इसमें राजनीतिक दलों की
अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब बच्चों हम बात करेंगे राजनीतिक दलों के कार्य की। मैंने आपको बताया कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल अत्यंत आवश्यक है। बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। तो राजनीतिक दलों के द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं, उनको हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। तो पहला है दल की नीति का निर्माण करना। राजनीतिक दल अपनी नीति और अपने कार्यक्रम का निर्माण करते हैं। हर देश के सम्मुख कुछ समय कुछ न कुछ समस्याएं होती है। प्रत्येक राजनीतिक दल उन समस्याओं के समाधान के लिए अपनी योजनाएं बनाता है। साधारणतः ये योजनाएं एवं कार्यक्रम राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्रों में लिखे रहते हैं। अगला जो है कार्य वह है महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्यवस्थित ढंग से जनता के सम्मुख रखना। राजनीतिक दल देश के सामने जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको व्यवस्थित ढंग से जनता के सम्मुख उपस्थित करते हैं ताकि वे आसानी से उनकी समझ में आ सके। एक साधारण नागरिक के पास इन जटिल और गंभीर प्रश्नों को समझने की ना तो इच्छा ही होती है और ना ही योग्यता होती है। उनके पास इतना समय और साधन भी नहीं होते कि वे उन प्रश्नों के प्रत्येक पहलू पर भली भांति विचार कर सके और उनको हल करने के लिए साधन और कार्यविधि निश्चित कर सके। राजनीतिक दल महत्वपूर्ण समस्याओं को चुन लेते हैं और भाषणों, लेखों, समाचार पत्रों, पुस्तिकाओं आदि के द्वारा जनता का ध्यान उन समस्याओं की ओर आकृष्ट करते हैं। तीसरा जो कार्य है वह है लोकमत को शिक्षित करना। राजनीतिक दल लोकमत को शिक्षित करते हैं, वो उनका सही दिशा में निर्माण करते हैं। वे जनता को नागरिक एवं राजनीतिक शिक्षा देकर जागृत करते हैं और उनमें चेतना उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक लोगों को शिक्षित करने का काम भी राजनीतिक दल करते हैं। इसके अलावा निर्वाचन संबंधी कार्य भी राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। राजनीतिक दल अपने सिद्धांतों व कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए देश के शासन पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए उनको निर्वाचन संबंधी अनेक कार्य करने पड़ते हैं। वे घर घर पर जाकर निर्वाचन सूची ठीक करवाते हैं, लोगों का नाम उसमें लिखवाते हैं, विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों का चयन करते हैं और जिनको वे चुनाव लड़ाना चाहते हैं उनके पक्ष में प्रचार भी करते हैं। मतदाताओं के दरवाजे पर जाकर उनको अपने दल का कार्यक्रम समझाते हैं और मतदाताओं की शंकाओं का समाधान भी करते हैं। सार्वजनिक सभाओं का आयोजन करते हैं जिसमें वे आम जनता को अपने दल की नीतियों के बारे में बताते हैं। और निर्वाचन के दिन राजनीतिज्ञ विशेष रूप से सक्रिय रहते हैं। दल के कार्यकर्ता मतदाताओं को मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर जाने के लिए अनुरोध करते हैं। अगला जो कार्य है वह है शासन का संचालन। निर्वाचनों के परिणाम स्वरूप यदि किसी दल को बहुमत प्राप्त होता है तो शासन पर उस दल का निर्धारित अवधि के लिए अधिकार हो जाता है और वह दल अपनी नीति तथा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का प्रयत्न करता है, जिसको चुनाव से पूर्व उसके मतदाताओं के सम्मुख चुनाव घोषणा पत्र के रूप में रखा था। शक्ति प्राप्त दल विधानमंडल द्वारा उन सब विधेयकों को भी स्वीकार करता है जिनको वह शासन संचालन के लिए आवश्यक समझता है। बिना इन विधेयकों को स्वीकार कराए शक्ति प्राप्त दल अपने कार्यक्रम को लागू नहीं कर सकता। व्यवस्थापिका में सत्तारूढ़ दल अपने बहुमत के कारण आवश्यक विधेयकों को पास कराने में सफल हो जाता है। अगला जो कार्य है वह अंतिम कार्य है विरोधी दल के रूप में कार्य करना। निर्वाचनों के परिणाम स्वरूप जो दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता वह विरोधी दल का स्थान ग्रहण करता है। उस दशा में अल्पसंख्यक राजनीतिक दलों का ये कर्तव्य हो जाता है कि वे शासन की नीतियों एवं कार्यों की आलोचना करके सरकार को सदैव सतर्क रखे और उसे कोई अनुचित या जन विरोधी कार्य
न करने दें। विरोधी दलों के न होने से सरकार की शक्ति को मर्यादित करना कठिन हो जाएगा और निरंकुशतापूर्ण शासन करने लगेगी। तो इस प्रकार से राजनीतिक दलों के द्वारा अनेक कार्य किए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे लोकमत के निर्माण में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि राजनीतिक दलों के द्वारा लोकमत के निर्माण में मदद दी जाती है। आधुनिक जो लोकतंत्र है उसका आधार ये मान्यता है कि सरकार को लोकमत के अनुसार शासन करना होता है। इस दृष्टि से लोकतंत्र में राजनीतिक दल दो कार्य करते हैं। वे लोकमत के निर्माण में सहयोग करते हैं और सरकार को लोकमत के अनुसार चलाने के लिए बाध्य करते हैं। सभी राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं अथवा सत्ता में आने के बाद उसमें बने रहना चाहते हैं। अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे अपने प्रभाव में लगातार वृद्धि चाहते हैं और इस दृष्टि से वे आम जनता तथा इसके विभिन्न वर्गों से संपर्क बनाए रखते हैं। जनसंपर्क की द्वारा वे जनता तथा इसके वर्गों की महत्वपूर्ण समस्याओं से परिचित होते हैं और वे इन समस्याओं को राष्ट्रीय समस्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं। एक साधारण नागरिक इन गंभीर व जटिल समस्याओं से मुक्ति तो चाहता है, किंतु इन समस्याओं पर गंभीर ढंग से विचार करने के लिए उसके पास समय, इच्छा शक्ति तथा योग्यता का अभाव होता है। राजनीतिक दल जनता के सामने राष्ट्रीय समस्याओं को मात्र प्रस्तुत नहीं करते, अपितु वे इन समस्याओं के हल के लिए सुझाव भी प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार विभिन्न राजनीतिक दल एक ही समस्या के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के सुझाव जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दल शासन को भी लोकमत के अनुरूप बनाए रखने में मदद देते हैं। आम चुनाव में विजयी राजनीतिक दल शासन की सत्ता प्राप्त करता है और उसे यह ध्यान रहता है कि उसे भविष्य में पुनः आम चुनाव में उतरना है, अतः शासन में आने के बाद भी राजनीतिक दल शासन का संचालन लोकमत को संतुष्ट रखते हुए ही करते हैं। यदि वह किन्हीं कारणों से लोकमत का अनादर करते हुए शासन करने का प्रयत्न करता है तो लोकतंत्र में मौजूद विरोधी दल जनता की निगाहों में उसे गिराते हुए स्वयं के पक्ष में लोकमत के निर्माण के लिए सक्रिय हो जाते हैं। तो लोकतंत्र में लोकमत के निर्माण की प्रक्रिया तथा शासन के लोकमत के अनुसार संचालन की व्यवस्था के पीछे राजनीतिक दलों की सक्रियता सदैव मौजूद रहती है। इस उद्देश्य से राजनीतिक दल लोकमत निर्माण के विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं। वे भाषण, सम्मेलन, प्रदर्शन, रैलियों व आंदोलनों के साधनों के साथ समाचार पत्रों व राजनीतिक साहित्य के साधनों का भी प्रयोग करते हैं। लोकमत निर्माण की दृष्टि से राजनीतिक दलों की एक महत्वपूर्ण देन यह है कि वे लोकमत निर्माण के साधनों की स्वतंत्रता पर अत्यधिक बल देते हैं और इन साधनों पर सरकार के स्वामित्व तथा हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। तो लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए स्वस्थ लोकमत की जरूरत होती है, जबकि अनेक विद्वानों का मत है कि राजनीतिक दल अपने दलीय स्वार्थों की पूर्ति के लिए आम जनता की भावनाओं, आवेगों को उत्तेजित करके अशुद्ध लोकमत का निर्माण करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि राजनीतिक दलों की रचना संकीर्ण वर्गीय या सांप्रदायिक आधारों पर नहीं हो, अपितु उनका निर्माण राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर हो और वे अपने कार्यक्रम में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक तथ्यों को महत्व दें। राजनीतिक दलों को अवसरवादी, भ्रष्ट एवं अपराधी वृत्ति के राजनीतिक कार्यकर्ताओं व नेताओं को अपने संगठन में स्थान नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार से कई बार राजनीतिक दल लोकमत निर्माण की बजाय जनता को भ्रमित भी करते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में अब राजनीतिक दलों के गुण दोषों व उसके प्रकार के बारे में मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद।